आज हम रियल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जो बुक हम यूज करेंगे वो है जी इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस। लेक्चर के बाद मैं सेंड भी कर दूंगा सबको। ये 4th एडिशन है, बार्टल की बुक है। इसका जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें बेसिक चीजें हैं, सेट्स एंड फंक्शंस के बारे में है, मैथमेटिकल इंडक्शन है और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स है। ये हम देखते हैं। स्क्रीन पे नहीं लिखे जी। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 आ जाता है। इसमें इसको हम गो थ्रू करेंगे जल्दी जल्दी से। जो भी किसी का कोई क्वेश्चन होगा ना तो वो हमें पूछ सकता है। सबसे पहले नंबर पे जो हमें कह रहे हैं, सेट से ये यहाँ से बात स्टार्ट हो रही है। कह रहा है इफ एन एलिमेंट x इज इन ए सेट ए वी राइट x बिलोंग टू ए। ये सबको पता है। और x डज नॉट बिलोंग टू ए, जो एलिमेंट नहीं होता किसी भी सेट का। उसके बाद सबसेट वाली और सुपर सेट वाली नोटेशन है। ए बी का सबसेट है तो हम कह सकते हैं कि बी ए का सुपर सेट है। ठीक हो गया। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि ए में कोई, बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर हो जो ए में ना हो। ठीक है। उसके बाद इक्वल सेट्स ए इक्वल टू बी, ये नोटेशन है इसकी। वैसे जब हम थ्योरम्स को कभी कभी प्रूव करते हैं इक्वल शो करने के लिए, तो हम कहते हैं कि ए बी का सबसेट है, और अगर बी ए का भी सबसेट होगा तो फिर दो सेट्स इक्वल होंगे। इस तरह से भी हम करते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशल सेट्स आ जाते हैं। नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो m ओवर n की फॉर्म में है, जबकि m n दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है। अच्छा जी, राना कासिम आप पूछ रहे हैं कि एम्प्टी सेट जो है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो एम्प्टी सेट जो है वो किसी भी सेट का सबसेट है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, ये नोटेशन है ना, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ बी, अगर हम कह दें फिर ये प्रॉपर, उसका प्रॉपर सबसेट होगा। सेट ऑफ रियल नंबर्स की जो नोटेशन है वो होता है क्यू यूनियन क्यू प्राइम। तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स का जो यूनियन होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है।
इसी तरह वो यहाँ पे क्या कह रहा है, मिसाल के तौर पे, अब इस चीज को समझिए आप, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x+2। वो कह रहा है कि x जो होगा वो कोई नेचुरल नंबर होगा, और कंडीशन x पे ये है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3x+2 इक्वल टू 0 आए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस x+2 इक्वल टू 0। सो x-2 -1 एंड x-2, ठीक है। ये सबको आता है सॉल्व करना, तो 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 और 2 जो है ये दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो 1, 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अगर इस तरह से हो कि फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे मैं एक सेट डिफाइन करता हूँ, x बिलोंग टू n सच दैट x² + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने ये सेट डिफाइन किया। अब हमने देखना है कि क्या ये सेट कैसा है, देखने में ये सेट कैसा है। अभी तो हमें लग रहा है ना कि ये इसमें कुछ ना कुछ होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, x² + 1 इक्वल टू 0, सो x² इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 स्क्वायर रूट प्लस माइनस एयोटा। अब प्लस माइनस एयोटा का मतलब है कि ये तो कम्प्लेक्स नंबर है ना, तो कम्प्लेक्स नंबर अयोटा जो है वो नेचुरल नंबर तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी एक्स जो है वो ऐसा हमें मिला ही नहीं जो नेचुरल नंबर हो, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो इसका मतलब है कि ये एम्प्टी सेट है, ठीक हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंडीशन जो है ना वो जरूरी होती है सेटिस्फाई करना, ठीक है। कंडीशन बहुत जरूरी है। इंटरनेट स्लो होगा आपका, इसलिए आवाज, माइक ऑफ कर ले जी। माइक ऑफ कर लें अपना, मोहम्मद वकार भी। देखें जी, आप जब मीटिंग अटेंड करते हैं तो अपना नाम सही लिखा करें, ठीक है। आपका कोई नाम नजर आ रहा हो तो तभी पॉसिबल है कि मीटिंग में आप स्टे कर सकें। अगर आपका कोई नाम मुझे सही तरह से नजर नहीं आ रहा होगा तो वो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आप कोशिश किया करें कि अपना नाम जो है आप रीनेम करके उसको ठीक करें। स्क्रीन पे नहीं लिखें, आगे चलते हैं जी। तो हम आगे चलते हैं। अभी तक हमने ये एक सेट डिफाइन किया था और बताया था कि क्या नाम है, इसका जो सोल्यूशन है वो वाकई नेचुरल नंबर है या नहीं। उसके बाद इवन नंबर की अगर बात करें, तो इवन नंबर्स को आप एक इस फार्मूला से भी डिनोट कर सकते हैं, 2k, मतलब n इज इक्वल टू 2k। तो अब आप के नेचुरल नंबर यहाँ पे यूज करते जाएं, पहला नेचुरल नंबर यूज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, के की जगह पे 1 लिखें, 2 आ जाएगा। अब के की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 2 * 4, ठीक है, 6, और ये चलता जाएगा। तो ये जो नया सेट बन रहा है इस फार्मूला से, वो एक इवन नंबर्स का सेट बन रहा है, सेट ऑफ इवन नंबर्स। उसके बाद
आपके पास ये फार्मूला है, इस फार्मूला से कौन सा सेट बन रहा है, n इज इक्वल टू 2k-1। जब आप यहाँ पे पहला नेचुरल नंबर यूज करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 2-1 इक्वल टू 1, तो 1 आ गया। अब आप दूसरा नेचुरल नंबर यूज करें, तो सेकंड नेचुरल नंबर इज 2। तो जब हम यहाँ पे 2 यूज करेंगे, 2-1, तो आपके पास 4-1 3 आ जाएगा। 3 हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। और ये जो नया सेट आपके पास बन रहा है, ये ऑड नेचुरल नंबर का बन रहा है। ठीक है, तो ये फार्मूला है। तो फार्मूला मतलब फार्मूला एक कंडीशन होती है। ठीक हो गया। सेट ऑपरेशंस की अगर बात करें तो यूनियन आ जाता है, ये आपको पता है, इंटरसेक्शन का भी पता है, a-b। ठीक है, डिफरेंस भी इसको कहते हैं, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी रिलेटिव टू ए। एम्प्टी सेट का, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जब उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है। टोपोलॉजी में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे ये लॉज लिखे हुए हैं, ए माइनस मतलब a-b यूनियन सी। तो a-b यूनियन सी का मतलब है कि ये a-b होगा, ये नोटेशन है ना a-b, और यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा a-c। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह लग रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ना वो चेंज होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो मैं आपको एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जो ये ऑपरेशन है ना, अगर यहाँ पे यूनियन हो या यहाँ पे इंटरसेक्शन हो और यहाँ पे क्या आ जाए, यूनियन आ जाए, तो ये चेंज नहीं होते। मतलब कि यूनियन ने यूनियन ही रहना है, यहाँ पे ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन आ जाएगा यहाँ पे, फिर ए यूनियन सी। लेकिन अगर इस यूनियन की जगह आपके पास आ जाए माइनस, जैसे अभी हमने लिखा यहाँ पे माइनस, तो इस माइनस को लिखने से क्या होगा कि जो ये वाला यूनियन है ना, ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, जो ये चेंज हुआ। ठीक है, तो माइनस आने से जो है ना वो चेंज हो जाते हैं, जबकि इंटरसेक्शन या यूनियन आने से जो सेंटर वाला होता है ना, ब्रैकेट के अंदर जो यूनियन या इंटरसेक्शन होता है वो चेंज नहीं होता। तो ये आपने याद रखना, दूसरा लॉ भी से। उसके बाद जो ये नोटेशन है, इस नोटेशन को हम काउंटेबल यूनियन भी कहते हैं। ठीक है, जो इस तरह से सीक्वेंस ऑफ सेट्स की फॉर्म में होती है। यही हो गया। उसके बाद ये इंटरसेक्शन भी होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी सबको पता होगा, ए क्रॉस बी। कोई से दो सेट्स हो, जैसे ये सेट ए है, आपके पास उसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और सेट बी में 2 एलिमेंट्स है 1 5। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी जो होगी वो होगी ए कार्डिनैलिटी मल्टीप्लाई बाय बी कार्डिनैलिटी। ठीक है, तो ए की कार्डिनैलिटी जो है वो यहाँ पे क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं बी में 2। तो आपके पास टोटल 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे इनके क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये वाले 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। माइक ऑफ कर लिया करें जी। आगे चलते हैं। तो जो ए और बी यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, इनको डिस्क्रीट सेट्स भी कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट सेट क्यों कह रहे हैं कि इसमें पॉइंट्स हैं, जैसे 1 है 2 है और 3 है, बी में 1 है और 5 है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स हैं, तो ये डिस्क्रीट सेट्स हैं।
डिस्क्रीट सेट्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो पेयर्स की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे सेट्स आ जाएं जो डिस्क्रीट ना हो, कंटिन्यूस हो, जैसे ये देखें, अब ये है ना आपके पास सेट ए, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये बहुत जरूरी है, ये बेसिक चीजें हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें हैं, क्योंकि बेसिक बेसिक चीजें ही आगे जाके जो है ना कंसेप्ट बनाती हैं। x बिलोंग टू r such that 1 is less or equal to x is less or equal to 2। तो अभी दो कंटिन्यूस सेट लेके उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम देखेंगे कि वो कैसे फाइंड करेंगे। y बिलोंग टू r such that 0 is less or equal to y is less or equal to 1 or 2 is less or equal to y is less or equal to 3। तो जब और आ जाता है ना, और ये वाला वर्ड, तो और का ये मतलब होता है कि आप इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो और असल में और का तल्लक होता है यूनियन से। तो देखें ना, आप दो सेट का यूनियन जब करते हैं तो आप सेट ए के भी एलिमेंट लिख लेते हैं, बी के भी लिख लेते हैं, जैसे ये दो कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशंस के दरमियान और है। तो और का यही मतलब है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, आप दोनों को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। तो अब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होगा। तो ए क्रॉस बी इस तरह के सेट्स का जो है ना वो होता है ग्राफिकल, ठीक है। इस तरह के सेट्स का ए क्रॉस बी मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन ग्राफिकल इसको समझना ज्यादा इजी होता है। तो वो किस तरह से, जब भी कभी आप दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना तो आप प्लेन में चले जाते हैं। मतलब जो पहला सेट होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे ये सेट ए है एक्स एक्सिस को, और जो दूसरा सेट होता है वो असल में वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब ए में जो भी नंबर यूज हो रहे हैं उन पे कंडीशन 1 से 2 तक है, तो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। 1 से 2 तक जो है ना ये हमने यूज कर लिए सेट ए में। और सेट बी में जो कंडीशन है वो 0 से 1 तक है, तो बी क्योंकि वाई एक्सिस से रिलेट कर रहा था तो ये 0 से 1 तक आ गया, ठीक है, 0 से 1 तक, और फिर 2 से 3 तक, और 2 से फिर यहाँ पे 3 तक आ गया, ठीक है जी। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा कि 1 से 2 को 0 से 1 के साथ कंबाइन करना है आपने, ठीक है। मतलब 0 से 1 जो है, जैसे 1 है ना, तो 0 से 1 वाली जो पूरी लाइन है इस पॉइंट 1 पे आपने लगानी है, लगा दी, ठीक हो गया। उसके बाद 1 के बिल्कुल साथ जो पॉइंट है, अब आप उस पॉइंट को देख नहीं सकते, लेकिन 1 के बिल्कुल साथ कोई ना कोई पॉइंट होगा जहां पे आपने दोबारा से यही लाइन लगानी है। तो इतने ज्यादा पॉइंट्स है 1 से 2 के दरमियान, तो आप इतनी ही लाइंस लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने जैसे इसमें कलर फिल कर दिया है। बात समझ आ रही है ना? देखें, अगर सेट ए में ये वाले पॉइंट्स हो 0 1, सेट बी में पॉइंट्स हो ए बी, तो आप क्या कर रहे होते हैं ए क्रॉस बी में? ए क्रॉस बी में आप इस तरह से कर रहे होते हैं कि 0 को बी की हर वैल्यू में वेरी कर रहे होते हैं ना, जैसे 0 ए फिर 0 बी। तो 0 को दूसरे सेट की हर वैल्यू के लिए आपने यूज किया है, इसी तरह 1 ए और फिर आपने 1 बी किया है। तो अगर आप ए को देखें, सेकंड सेट को देखें, तो सेकंड सेट को पहले सेट की हर वैल्यू के साथ यूज किया है ना, सेकंड सेट की वैल्यू को, जैसे ए को 0 के साथ भी यूज किया है, ए को 1 के साथ भी यूज किया है। इसका मतलब है कि जो ये लाइन होगी, इस लाइन को आपने 1 से 2 के दरमियान हर पॉइंट के साथ वेरी करना है ना। तो ये लाइन वेरी होती जा रही है, होती जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि हमने पूरा कलर फिल कर दिया है।
ठीक है। इसी तरह 2 से 3 की अगर बात करें, तो 2 से 3 तक जो लाइन है वो ये वाली है ना, 2 से 3 तक। अब इस लाइन को जब आप 1 के साथ यूज करेंगे तो वो बिल्कुल इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे यूज होगी ये। फिर 1 के बिल्कुल साथ आप यूज करते जाएंगे तो बिल्कुल इसके पैरेलल एक और आपके पास ये रेक्टेंगल सी बन गई। अब इसका ये मतलब है कि जो यहाँ पे मैंने दो रेक्टेंगल्स बनाई हैं, ये दो रेक्टेंगल्स असल में ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मतलब आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर ड्रॉ करते हैं, जैसे ये कोई पॉइंट है, ये 1.5 है, और यहाँ से 0.5 है, तो क्या 1.5 कामा 0.5 ये जो पेयर है, क्या ये पेयर बिलोंग करेगी ए क्रॉस बी को? तो हमारा आंसर होगा यस। लेकिन अगर एक बंदा कहता है जी कि 3 आ जाए एक्स एक्सिस का और 1 आ जाए वाई एक्सिस का, क्या ये पेयर बिलोंग करेगी ए क्रॉस बी को? तो अब ये जो पेयर है असल में ये एक पॉइंट है, तो 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। ये जो पॉइंट है ये इस कलर वाले रीजन से और इस कलर वाले रीजन से बाहर है, तो ये पॉइंट फिर बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है। तो जो कंटिन्यूस किस्म की कंडीशंस होती हैं सेट के साथ, जैसे ये कंडीशन है, ये कंटिन्यूस कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंटिन्यूस है, ये कंडीशन कंटिन्यूस है। ठीक है। जबकि ये जो सेट है 0 1, इसमें दो पॉइंट्स हैं, ये डिस्क्रीट सेट है, ये भी डिस्क्रीट सेट है। तो डिस्क्रीट को आप इस तरह लिख सकते हैं पेयर्स की फॉर्म में। लेकिन जो कंटिन्यूस कंडीशंस होती हैं उसका ग्राफ बनाना ज्यादा इजी होता है, तो ग्राफ के जरिए आपने क्रॉस प्रोडक्ट शो किया हुआ है। इसमें भी उसने ऐसे किया है, जैसे ये देखें। ये क्योंकि ये 1 1 था तो ये रिक्टेंगल नहीं, असल में मैंने लेंथ थोड़ी ज्यादा ले ली थी ना 1 से 2 तक, तो ऐसा लग रहा है रिक्टेंगल है, लेकिन ये स्क्वायर बनेगा जैसे ये उसने बनाए हुए हैं। तो ये ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। ये यूं हुआ कि मतलब अगर हमें कोई कंडीशन दी गई होगी लेस देन और इक्वल टू की, तो वो कंटिन्यूअस होगा। अदरवाइज जो हमें सेट फार्म में दिए गए होंगे वो भी सेट फार्म है, लेकिन वहाँ अगर कंडीशन नहीं दी गई तब वो डिस्क्रीट होगा। जी जी, दोबारा से पूछें, दोबारा बोलें। आप जो है ना, ये जो हमें सेट दिया ये जो जहाँ लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन थी, जी जी। मीन दैट वो जो होता है वो वाला कंटिन्यूअस होता है, और हाँ दूसरा जो हाँ, होता है वो वो जो सेट। देखे ना, वो 0 से 1 के दरमियान में सारे ही नंबर। अब आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं इसमें। यस सर। देखें, जरा इधर गौर करें। इस तरह की कंडीशन तो है, लेकिन इसके साथ ये वाला सेट भी बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होता है। जैसे मैं अभी आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात बताता हूँ। सेट ए है हमारे पास, x बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर such that 0 is less or equal to x is less or equal to 3। इसी तरह जो सेट बी है वो आ गया जी, x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट, रियल नहीं, इसको भी नेचुरली करते हैं, सच दैट 0 इज लेस और इक्वल टू x इज लेस और इक्वल टू 4 कर लो। अब ये देखो आप, 0 से 3 के दरमियान जितने भी नेचुरल नंबर है वो लिखे। ऐसा लग रहा है जैसे ये कंटिन्यूस है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो हम देख सकते हैं। रियल नंबर्स, इतने ज्यादा रियल नंबर्स हैं, उनको तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते थे। लेकिन नेचुरल नंबर जैसे 1 है, 2 है और 3 है, तो 0 से 3 के दरमियान 3 को इंक्लूड करते हुए सिर्फ ये तीन नंबर्स आ जाएंगे ना। तो सेट ए को 1 2 3 हम कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक। इसकी इसी तरह सेट बी को हम 1 2 3 4 कह सकते हैं। अब आप ये देखें कि ये इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन पहले क्या था कि इनको आप काउंट नहीं कर सकते थे। 1 से 2 के दरमियान जितने भी रियल नंबर थे वो सारे ही थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ था जी के जो है ना, जो हम सेट ले रहे हैं वो मैटर जरूर करता है। हाँ जी, ये कंडीशन और ये सेट भी मैटर करता है यहाँ। ठीक है। ओके सर, बंडल ऑफ थैंक्स। हाँ जी, चले आगे चलते हैं। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं ना, ये आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखें, अब उसने क्या किया है, उसने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद किस चीज को इन्वॉल्व किया है। आप ये सोचा करें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो अगली डेफिनेशन आई है वो कौन सी आई है। देखें, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद उसने अगली डेफिनेशन हमें फंक्शन की दे दी है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि फंक्शन का और कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपस में एक गहरा रिलेशन है, गहरा तल्लक है। वो कैसे? कह रहा है ए और बी दो सेट हैं, एक फंक्शन ए से बी तक क्या होगा, उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इस तरह से। तो असल में आप देखें ना, फंक्शन क्या करता है, फंक्शन में आप एक वैल्यू पुट करते हैं ए का नंबर पुट करते हैं ना ए, तो आपके पास आउटपुट में बी में से कोई ना कोई नंबर आ जाता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी। ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी आने का ये मकसद होता है कि ए कॉमा बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है उस ए के और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। ये जो ए और बी है ना, अगर ये दो नंबर कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहे होंगे तो वो फंक्शन में भी यूज हो सकेंगे, लेकिन फंक्शन पे कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है। वो जो कंडीशंस हैं मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लिखी हुई हैं या नहीं इसमें। चलें आगे देखते हैं। कंडीशन में अभी आपको बता देता हूँ। फिर वो कह रहा है सेट ए जो होगा उसको फंक्शन की डोमेन बोलेंगे। ठीक है, जिसको डी ऑफ एफ से डिनोट करेंगे। इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे उसको हम रेंज बोलेंगे। अब कुछ लोग समझते हैं कि जो बी होता है ना वो रेंज होती है, ऐसा नहीं होता। सेट बी रेंज नहीं होता। ठीक है। रेंज क्या होता है? अब यहाँ से डोमेन और रेंज वाली बातें आ जाती हैं। पहले मैं ये क्लियर करवा दूं कि डोमेन और रेंज होता क्या है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं। तो जो एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं ना, उसके लिए मैं कोई दूसरी बुक ओपन करता हूँ, उसमें से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। सर एफएससी की बुक ले लें, उसमें काफी एग्जाम्पल हैं फ्रैक्शन वाली। चलो एफएससी की बुक ले लेते हैं। जी असल में ना मैं चाह रहा था कि डोमेन और रेंज का एक लेक्चर हो, क्योंकि मुझे बहुत से जी मैसेज सर। आते हैं स्टूडेंट्स के कि डोमेन और रेंज की समझ ही नहीं आती। बहुत से स्टूडेंट्स बिल्कुल हैं जो ऐसे कहते सर, हैं कि डोमेन और रेंज की समझ ही नहीं आती। अक्सर सर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डोमेन और रेंज तो एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो आप सबको आना चाहिए। एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट सबको आना चाहिए डोमेन और रेंज का कंसेप्ट। तो हम आ जाते हैं, जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है ना। असल में सर ना, ये जो डोमेन और रेंज का जो कंसेप्ट है ना, वो डिफरेंट सेट के लिए डिफरेंट होता जा रहा है, तो इसी वजह से वो तो है ना, पेचीदा है थोड़ा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अभी अभी इसकी सारी पेचीदगी खत्म कर लेते हैं ना हम। ठीक है, कोशिश सर करते हैं लेक्चर ना, कंडक्ट करें उसका? कोशिश करते हैं ना कि क्या होगा। ठीक है।